नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने पर उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि हार्ट में परेशानी के बाद खंडूड़ी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम खंडूड़ी के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है भुवन चंद्र खंडूड़ी, जिनके हार्ट में दिक्कत के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया है। और देहरादून में उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है। 5 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जो भी खिलाड़ी इसमें जीतेंगे वे नेशनल टीम के लिए चयनित होंगे। 5 दिनों तक ये स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप चलेगी। 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यहाँ जो भाग लेने के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। उस दिशा में हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लाए हैं। और आज इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि है। इंद्रमणि बडोनी के नाम उत्तराखंड के राज्य के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उनकी एक अहम भूमिका रही है, मगर इस महान शख्सियत को सरकार और सरकार के मंत्री लगता है भूल बैठे। जब उत्तराखंड राज्य के लिए हुए आंदोलनों का जिक्र होगा, इंद्रमणि बडोनी की चर्चा जरूर होगी। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए हुए आंदोलनों में इंद्रमणि बडोनी की अहम भूमिका रही, इसीलिए उन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। राज्य आंदोलन के लिए बडोनी की सोच और नजरिए को लेकर आज भी उन्हें शिद्दत से याद किया जाता है। कहा जाता है कि बडोनी महात्मा गांधी की शिक्षा और संदेश से प्रभावित हो गए थे। इसके लिए वो भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल दिए। पूरे प्रदेश में लोग उन्हें जानने लगे, लोग उन्हें उत्तराखंड का गांधी बुलाने लगे। इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बडोनी की उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका रही, इसीलिए राज्य निर्माण में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन सरकार और नेताओं की अनदेखी कहिए, जिस शख्स ने अलग पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन की शुरुआत की, उसे सरकार और सरकार के मंत्री भुला बैठे। देहरादून में घंटा घर पर बनी उनकी प्रतिमा पर कोई भी नेता माल्यार्पण करने नहीं पहुंचा। मैं इस वक्त उनके घंटाघर पे जो सही स्मारक बना हुआ है उस स्मारक पे मौजूद हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो उनके गले में कुछ मालाएं डली हुई हैं जो श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें पहनाई गई हैं। लेकिन यहाँ कुछ राज्य आंदोलनकारी को छोड़ दें या यूकेडी के नेताओं को छोड़ दें तो कोई भी दूसरा राजनेता इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुँचा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात हो या उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की बात हो, कोई भी मंत्रिमंडल का मंत्री यहाँ नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दी है। उत्तराखंड को लेकर इंद्रमणि बडोनी का अलग ही नजरिया था। उसी सोच को राज्य आंदोलनकारियों ने भी अपनाया और एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक शख्स जिसने पहाड़ के बारे में सोचा, अपने जीवन का बलिदान दिया, सरकारें उसे भुला बैठी। क्या सत्ता का सुख ऐसा है कि सरकार और उसके मंत्रियों के लिए इंद्रमणि बडोनी का बलिदान कोई मायने नहीं रखता?
ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण को बनाया गया है, लेकिन आज भी राज्य को अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही हैं कि उत्तराखंड में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, विपक्ष में लोग बैठे हैं, या दूसरे अन्य दलों के तमाम राजनेता हैं, वो अपने उन नेताओं को भूल रहे हैं, उन लोगों को भूल रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अलग निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी। और इस तरह से हम उन्हें भूलते जाएंगे तो ये साफ कहा जा सकता है कि आगे हम किस रूप में उन्हें याद रख सकते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। उधर इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मसूरी में मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी के साथ इंद्रमणि बडोनी की विचार मंच की तरफ से इंद्रमणि बडोनी के जीवन के बारे में भी बताया गया। आंदोलनकारियों की तरफ से मांग उठी है कि इंद्रमणि की मूर्ति विधानसभा में स्थापित की जाए। वहीं उन्होंने सरकार पर इंद्रमणि बडोनी की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। अरे पर्वती गांधी की मूर्ति विधानसभा भवन के अंदर लगा है। मैं मान नहीं सकता कि तुमने गांधी घोषित कर रखा, उनकी कोई मूर्ति जो है विधानसभा भवन के अंदर नहीं है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये काम उसने जल्दी नहीं किया तो उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारी बडोनी जी के समर्थक राज्य इस लड़ाई को आगे लड़ाएंगे और बडोनी जी की आदमकद मूर्ति को विधानसभा में स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में हुई 4th क्लास भर्ती घोटाले की जांच 5 महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और यही वजह है कि अब जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 5 महीने से जांच में लीपापोती की जा रही है, मगर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये देरी हो क्यों रही है। अप्रैल में भर्ती प्रक्रिया रोककर इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आशंका ये थी कि जिला कोऑपरेटिव बैंकों में सफेद पोस्ट और अधिकारियों ने भाई भतीजावाद अपनाया है। उधर विभागीय मंत्री धन सिंह रावत इस सवाल का जवाब डालते नजर आए, तो वहीं विभागीय सचिव का कहना है कि एक जिले की जांच पूरी हो गई है और जल्द ही 2 जिलों की जांच पूरी करके शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। जब स्वयं भ्रष्टाचार में कोई मंत्री लिप्त होता है तो जांच कहां सामने आएगी? वो जब 5 महीने लग जाएं या 50 महीने लग जाएं। जब मंत्री जी का संरक्षण है तो अगर नहीं है तो सरकार अगर ईमानदार है तो क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रही है? किसने दबा रखी वो रिपोर्ट? मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता है। आज तक एक सिंगल व्यक्ति ने भी कभी ये नहीं कहा कि साहब मैंने पेपर दिए थे और पेपर गलत हुए या मेरा रिजल्ट गलत आया। कोऑपरेटिव बैंक जो है, 3 कोऑपरेटिव बैंकों ने चुनाव के समय में जो है अपने रिजल्ट निकाले और जैसे मेरे पास से सूचना आई कि भाई किसी के जो है दिक्कत है तो मैंने स्वतः जो है उस पर जांच बिठाई है, लेकिन आज तक सिंगल आदमी ने भी हमको ये नहीं कहा कि साहब मेरे कम नंबर हैं या ज़्यादा नंबर हैं। तीनों बैंकों की जांच चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो जांच भी सामने आ जाएगी। पिथौरागढ़ और दूसरी जनपद टोटल 3 जनपद में इसकी जो भर्ती का शिकायत हुई थी, इसमें एक जनपद से रिपोर्ट आ गई, बाकी 2 जनपद की रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक इस महीने के अंत तक शायद आने की संभावना है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यूके SSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर, STF ने अंकित रमोला नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक को उत्तरकाशी के नौगांव से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पेपर लीक मामले में सबूत सही मिलने पर गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार STF की जांच जारी है और एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के नौगांव से पूछताछ के लिए इस युवक को बुलाया गया था और पेपर लीक मामले में सबूत सही मिलने पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर। तो यूके SSC पेपर लीक मामले में लगातार STF की जांच जारी है और इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी एक गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि अंकित रमोला नाम के इस शख्स को STF ने गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के नौगांव से इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और मामले में जब सबूत सही मिले तो इसके बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। और इधर देहरादून नगर निगम एक बार फिर से कई टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, मगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी म्यूटेशन चार्ज बढ़ाने की तैयारी है, जिसे 150 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया जा सकता है। राजधानी देहरादून के लोगों की जेब पर बोझ फिर से बढ़ने जा रहा है। नगर निगम की तरफ से कई तरह के टैक्स बढ़ाने की तैयारी है।
कूड़ा उठाने का चार्ज समेत दूसरे कई टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर प्रॉपर्टी म्यूटेशन चार्ज पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी म्यूटेशन चार्ज 150 से बढ़ाकर सीधे 5000 करने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। इस टाइम तो वैसे भी महंगाई से सभी परेशान हैं और ये टैक्स अभी 150 से तुरंत 5000 बढ़ाना, मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे हम सभी पार्षद, मुझे लगता है मैं कांग्रेस में हूँ और ये बीजेपी के जितने पार्षद हैं वो भी सब विरोध में ही जाएंगी। म्यूटेशन चार्ज बढ़ाने पर निगम का अपना तर्क है। निगम का कहना है कि इसकी वसूली में ही काफी रकम खर्च हो जाती है, इसलिए इसे बढ़ाना जरूरी है। म्यूटेशन का जो प्रस्ताव है उसमें हमने जो हमारे उत्तराखंड में और ज़िले हैं वहाँ क्या क्या व्यवस्था है उसके अनुरूप कुछ बनाए हैं हमने। और अभी 150 रुपये है। 150 रुपये तो कई म्यूटेशन ऐसे हैं जिसमें हमारे को अगर उसको उसके साथ पत्राचार करना पड़ता है तो कई में जो 1000 रुपये 1500 रुपये खर्चा आता है और तो उसमें निगम को लॉस होता है। तो इसलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं कि ताकि निगम को लॉस ना हो। देहरादून में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्षदों की परेशानी इस बात को लेकर है कि अगर टैक्स बढ़ा तो जनता को क्या जवाब देंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और इधर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हाल बदहाल है। अभी तक तो बच्चों को किताबें और ड्रेस ही नहीं मिल पा रही थी और अब तक स्कूल की बत्ती तक गुल हो गई है। हरिद्वार के प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरिद्वार के इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बेहद परेशान हैं। बच्चों की परेशानी इस बात को लेकर है कि स्कूल में बिजली नहीं आ रही है। हफ्ते भर पहले बिजली विभाग ने स्कूल का बिजली कनेक्शन काट दिया था। बिजली विभाग का कहना है कि जब तक शिक्षा विभाग बिजली का बिल नहीं भरता, कनेक्शन चालू नहीं होगा। शिक्षकों ने बिजली विभाग से गुहार भी लगाई, मगर अधिकारी नहीं माने। छोटे बच्चे बड़ी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, ना पंखा है ना कुछ। आज के समय वर्तमान में जो है विद्यालय के ऊपर जो है 28,000 का बिजली का बिल था, लेकिन शिक्षा विभाग को अनेक आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने जो है विद्यालय का जो है बिजली कनेक्शन काट दिया। लेकिन बिना बिजली के जो है बड़ी समस्या रही। 4 से 5 घंटे विद्यालय में काटना अत्यंत दुर्भर हो रहा है बच्चों के लिए भी। अब बच्चे जो है 3 से 4 घंटे बाद ही कहने लगते हैं सर गर्मी लग रही है। पिछले 1 हफ्ते से बत्ती गुल है, इसलिए छात्र छात्राएं भीषण गर्मी में बगैर पंखे के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग को बच्चों की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। तो बीते 2 दिनों से यमुनोत्री नेशनल हाईवे धरासू बैंड के पास बाधित है। दरअसल पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से मार्ग बाधित हो गया है और इस कारण से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद है। गंगोत्री नेशनल हाईवे हालांकि यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया था। गंगोत्री नेशनल हाईवे वो अभी पूरी तरह से खुल गया है और यमुनोत्री नेशनल हाईवे हम लोग हैं और इस मलबे ने अभी तक आपको बता दूं कि लगातार जो भूस्खलन हो रहा है तो अभी रुका हुआ है। और इसी मलबे से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया था और बंद होने के बाद जो ग्रामीण मार्ग हैं जो वो भी बंद हो गया था। तो इस मलबे से लगभग जो आने से लगभग 3 मार्ग बंद हुए हैं और 3 मार्ग बंद होने के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से अभी खोल दिया गया है और यमुनोत्री नेशनल हाईवे का काम सुचारू लगा हुआ है। और आप ठीक जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारे साथ सहायक अभियंता यमुनोत्री 94 के हैं और आइए जानना चाहते हैं कि कब तक मार्ग खुल पाएगा और किस तरह की मार्ग खुलने की तैयारी आप। यह मार्ग कल शाम को बंद हो गया था और काफ़ी भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर आया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ से जो नीचे दूसरा रोड जो धरासू से ऋषिकेश को जाता है वो भी अवरुद्ध हो गया था, उसको सुबह सुचारू करवा दिया गया है। और ये जो काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड है क्योंकि इसकी वजह से नीचे वाले मार्ग पे भी मलबा जा रहा है, तो इसको खोलने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रशासन से अपर जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदया भी यहाँ पर पहुंची थी, तो उनके साथ में एक प्लान तय किया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से कि 2 घंटे हम नीचे के मार्ग पर ट्रैफिक बंद रखें ताकि इस पर काम करवाया जा सके। बढ़ते आगे तो हल्द्वानी में कांग्रेस की तरफ से चौपाल लगाई गई। चौपाल में शहर के व्यापारी शामिल हुए तो वहीं किसानों को भी बुलाया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है मगर कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है।
ये केंद्र है पूरे कुमाऊं का। यहाँ पे पूरे कुमाऊं का काश्तकार आता है, व्यापारी हो, कुमाऊं में कोई भी व्यक्ति जो प्रवास करता हो उस मंडी से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जुड़ा हो। तो एक व्यापक संदेश, एक जन जागृति महंगाई पर, और क्या कैसे आगे कांग्रेस को कार्य करना चाहिए और आम आदमी को हमारा क्या संदेश है, इन सारी चीज़ों पर, मुद्दों पर, विषय पर बात हुई। बढ़ते आगे तो आईटीबीपी अपने साहस के लिए जानी जाती है। ये हिमालय की विषम परिस्थितियों में भी जीना जानते हैं और इसीलिए आईटीबीपी जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसमें इंडिया में असली सिंघम के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तान की असली योद्धा हैं। देश के लिए काम करने का लोहा है। तो जब ये लोहा आपके अंदर खून में दौड़ता है तो आपके खून में बुलंदी आती है और कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। इन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भारत माता की शक्ति है और वो शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कई महीने तक हिमालय की चोटियों पर डटे रह सकते हैं। इन्हें हर मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जाता है। इनका हौसला तोड़ना बेहद मुश्किल है। ये हिंदुस्तान की सुपर कॉप है। आईटीबीपी जवान अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। इनके दिल में सिर्फ देशभक्ति बसती है, इनके लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर इनके अंदर ये जज्बात कहां से आता है, इन्हें सब कौन सिखाता है, इसके लिए एबीपी गंगा पहुंचा है देहरादून में आईटीबीपी मुख्यालय, जहां हमारी मुलाकात हुई डीआईजी मनु महाराज से। डीआईजी मनु महाराज का कहना है कि देशभक्ति इंसान के खून में होती है और देशभक्ति की वही सोच उसके अंदर उम्र भर रहती है। देश के लिए काम करने का लोहा है। तो जब ये लोहा आपके अंदर खून में दौड़ता है तो आपके खून में बुलंदी आती है और कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। यही चीज़ मुझे भी प्रेरित करती है। आप देखेंगे जब झंडा हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या कारण है उसका? कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भारत माता की शक्ति है और वो शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हिमवीर जो है उसका एक परिणाम है। आपको जो एक फिगर दिखती है एक सिपाही की, वो खाली एक सिपाही नहीं है, वो भारत माता का दूत है। आईटीबीपी वो फोर्स है जिसकी किसी से कोई बराबरी नहीं है। इनका काम का अपना अलग तरीका है। मनु महाराज भी हिंदुस्तान के एक ऐसे ही योद्धा हैं जो अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। और चलिए पहाड़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चुका है सत्याग्रह का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।